एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। तो लास्ट वीक है, वीक से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं हिमाचल में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई नया अपॉइंटमेंट है, कोई नए लोग हैं जो कि न्यूज़ में हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम न्यूज़ कवर करते हैं और हर हफ्ते करते हैं। तो आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए डू हिट द बेल आइकन। और एक ही वीडियो आता है जिसमें आपके सारे के सारे हिमाचल के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। एंड बाय द एंड जो है टेलीग्राम के ऊपर आपको एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं पीपीटीज के जो पीडीएफ्स हैं उनकी बात करूँ, वो मिलते हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप जो है टेस्ट सीरीज का ये कोर्स ओपन करेंगे, उसमें फ्री रिसोर्सेज में प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलते हैं। साथ में जो है आप एचएस की टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम आएगा तो अपनी तैयारी को सिंक कीजिए इसके साथ में और देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कितना हेल्प मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। पहली न्यूज़ है हमारी अपॉइंटमेंट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वहाँ पर नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए जिनका नाम है त्रिलोक सिंह। ये इनको अपॉइंट किया है हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस ने, जो अभी जस्टिस सबीना है। ये जो है आपका डायरेक्ट प्री फैक्ट बन जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ गए हम आगे। हिमाचल की जो कांगड़ा फेमस कांगड़ा टी है उसको यूरोपियन जीआई टैग अभी दिया गया है। तो हमने पिछले साल भी ये न्यूज़ पढ़ी थी कि यूरोपियन जीआई टैग मिलेगा, लेकिन अभी जो है वो मिल गया है। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं। वहाँ पे बात शुरू होती है ट्रिप्स अग्रीमेंट से। तो उसमें देखा गया कि पेटेंट, कॉपीराइट, वैसे ही आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हर एक कंट्री ने किया, इंडिया ने भी किया और फाइनली जो है इंडियन जीआई टैग्स भी यहाँ पे शुरू हो गए। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, कोई यूनिक चीज़ है, उसका जो जोग्राफिकल ओरिजिन है किसी स्पेसिफिक जगह से है और उसकी जो स्पेशलिटी है उसके बेसिस के ऊपर ये जीआई टैग दिया जाता है। वैसे ही यूरोप जो है उनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं जीआई टैग देने के लिए। जैसे चाय की अगर हम बात करें तो इसमें था कि कैसी खुशबू है, कैसा टेस्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं कितना टाइम में आपकी शेल्फ लाइफ पे रह सकती है। इस तरीके से इन सारे क्राइटेरियाज को पूरा किया गया और कांगड़ा टी को मिला यहाँ पे यूरोपियन जीआई टैग। मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है कि इसका फ़ायदा जो चाय उगाने वाले ये टी ग्रोअर्स हैं, ये इसका फ़ायदा यूरोपियन मार्केट में भी अभी उठा सकते हैं। कोई भी नॉर्मल ऐसे चाय लेके नहीं जा सकता कि ये जो है कांगड़ा टी है, इसको जीआई टैग सर्टिफाइड है, तो इसकी एक स्पेशल यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, इसको रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है जी। तो हिमाचल के अगर हम कांगड़ा टी की बात करते हैं तो ये बहुत स्पेशल है। इसका खुशबू जो है वो बहुत यूनिक है, वुडी नटी फ्लेवर है और जो है अगेन कोई फर्टिलाइजर्स ये लोग जो है यहाँ पे यूज़ नहीं करते। इसी के लिए 2005 में जो ये आपकी कांगड़ा टी है इसको इंडियन जीआई टैग भी यहाँ पे दिया गया था। कहाँ पर उगती है? तो कांगड़ा वैली में। और 1849 में सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर जेमसन हुआ करते थे, जिन्होंने जो आपके बोटानिकल गार्डन्स के यहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने शुरू किया था टी कल्टीवेशन, जो अभी पूरी चाय की खेती हम कांगड़ा वैली में देखते हैं। इस एरिया, ये जो आपका टॉपिक है ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टी इंडस्ट्री है तो इसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले इसका जितना भी हैंडलिंग है वो आपका इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट किया करता था। फिर 2008 में ये शिफ्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये मैनेज नहीं करना आया तो लोगों ने जितनी भी वो वैली में चाय उगाया करते थे वो उगानी बंद कर दी। अब इस तरीके के कि इसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए और लोगों को मोटिवेट किया चाय उगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो हिमाचल की गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और चीज़ आपने न्यूज़ पिछले साल में सुनी होगी जहाँ पे इंडिया की टी को वापस किया जा रहा था फॉरेन से, यूएस से, यूरोप से। आपकी जितनी भी चाय है इंडिया में उगाई हुई वो वापस आ रही थी, ये बोल के कि इसमें जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कांगड़ा के जो टी ग्रोअर्स हैं उन्होंने बोला था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जो चाय उगती है वो ऑर्गेनिकली हम लोग उगाते हैं और उसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये है आपकी कांगड़ा टी जिसको अभी यूरोपियन जीआई टैग यहाँ पे मिला।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, दैट इज शिवधाम प्रोजेक्ट। छोटी सी न्यूज़ है, न्यूज़ बात करती है कि जो ये शिवधाम प्रोजेक्ट है ये बंद हो गया था, इसमें कोई स्ट्राइक वगैरह का इशू चल रहा था वर्कर्स के बीच में, तो अभी जो है फ्रेश टेंडर के साथ में इसको शुरू करेंगे। हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहला कि शिवधाम प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हो रहा है या कहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो ये बन रहा है आपका मंडी में। मंडी जिसको हम लोग छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, वाराणसी कहते हैं, क्योंकि उसके किनारे जो है बहुत सारे मंदिर हैं, तो यहाँ ब्यास के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। तो इसमें भी एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है कांगणी धार। तो बहुत ही खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक तरीके से यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहाँ पे शिव जी के ज्योतिर्लिंग बनाए जाएंगे। तो ये है आपका शिवधाम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, दैट इज कि किन्नौर की पंचायत ने मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स को बैन कर दिया। ये हम लोग अपने सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली किन्नौर के जो रहने वाले लोग हैं वो एंशियंट ट्राइब हुआ करती थी, एक किन्नर्स उनकी थी, है ना। तो अभी जो है ये मॉडर्न ट्राइब बन गई। तो इस दौरान इनके जो रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं जो मेन स्ट्रीम में चलता है। मेन स्ट्रीम में क्या होता है, मेहंदी होती है, सेहरा बांधा जाता है, देन फेरे होते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट है जो कल्चर है। देखो आप इनका अटायर भी देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत, कल्चरली रिच, ट्राइबल तरीके का है, बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे मेन स्ट्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, चूड़ा डालते हैं और आपके बड़े वेडिंग फोटो शूट्स होते हैं, या फिर जो है केक्स वगैरह लास्ट में सेरेमनी में काटे जाते हैं। इससे क्या हुआ कि जो किन्नौर का कल्चर है उसमें भी ये हमें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं हम अकल्चरेशन, यानी कि जो कल्चर है वो मिक्स हो रहा है, या फिर हम इसको मॉडर्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ में जो ट्राइबल कल्चर है वो मिक्स हो रहा है और कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। तो इसके लिए अभी जो किन्नौर की पंचायत हैं, डिफरेंट पंचायत हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके ये केक काटना है, सेहराबंदी है, सिंस ये किन्नौर के ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है तो इसको यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। स्पेसिफिक जो आपकी हंगरंग वैली है उसकी पंचायत भी इसको यहाँ पे आगे बैन करने वाली हैं। तो हंगरंग वैली है कहाँ पे, हंगरंग वैली है आपकी स्पीति आती है हमारी कुंजुम रेंजेस से इस तरीके से, तो इसको हम स्पीति वैली कहते हैं। जब वो किन्नौर में एंटर कर जाती है तो ये एरिया है आपका, इसको कहते हैं हम लोग हंगरंग वैली। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है। इसकी हिस्ट्री जाती है बहुत पीछे, जहाँ पे एक अग्रीमेंट होता है बुशहर के राजा के बीच में, गहरी सिंह जी के बीच में, और जो है तिब्बत के राजा के बीच में। उसमें आपकी हंगरंग वैली जागीर में दी गई थी। लवी फेयर शुरू किया गया था। तिब्बत और बुशहर के बीच में फ्री, जो आपका टैक्स फ्री ट्रेड है वो हुआ करता था, और कैलाश जो है डिसाइड की गई थी कि बाउंड्री रहेगी तिब्बत के बीच में और आपके किन्नौर के बीच में। तो इसमें हमने सुंदर लाइंस भी पढ़ी थी, अगर आपने पहले देखा होगा या फॉलो किया है तो उसमें इस ट्रीटी में बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा गया था कि जब तक मानसरोवर सूख नहीं जाता, एक काला कौआ सफ़ेद नहीं हो जाता, तब तक कैलाश विल रिमेन द बाउंड्री बिटवीन बुशहर एंड तिब्बत। सो इस मिस्टिकल तरीके से यहाँ पे ये ट्रीटी लिखी गई थी। तो ये है आपका जो किन्नौर है, इन्होंने इसको बैन कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमाचल टीबी टेस्टिंग में सबसे आगे है। तो 23 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड टीबी डे। तो उसमें हमने पहले भी बहुत सारे गोल जैसे रखे हुए हैं जिनमें कि टीबी हमें कंट्री में कम करना है, और हिमाचल पढ़ते रहते हैं हम लोग कि टॉप रैंक करता है हमेशा ही जो आपका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसमें सिंस टीबी को कम करना है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि पहले डिटेक्ट किया जाए, फिर ट्रीट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, बिल्ड किया जाए, इस तरीके से एक प्रोसेस है। और उसमें भी सबसे पहला क्या है कि हमें टेस्ट करना है। डिटेक्ट करने का मतलब है टेस्ट करना है। तो टेस्ट जो है हिमाचल में हायर रेट पे किए जाते हैं। सिंस डिटेक्ट हो जाता है तो आगे ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो पहला स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से हिमाचल में किया जाता है। अब इंडिया में अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आपने निक्षय के बारे में सुना होगा, फिर आपका टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, देन वी हैव टीबी मुक्त भारत अभियान। सो इस तरीके से इसमें हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम नेशनल और आपके स्टेट लेवल पे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिगो बिगिंस धर्मशाला दिल्ली फ्लाइट। तो अब क्या है, हिमाचल में कम फ्लाइट्स हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले तो एयरपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े कम हैं, हिली टेरेन है हमारे पास में, और जब
एयरपोर्ट्स भी अगर है तो जो कनेक्टिविटी है वो कम है, कम फ्लाइट्स चलती हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है इंडिगो की एक फ़्लाइट चलाई जा रही है। इससे क्या होगा, इससे कनेक्टिविटी बन जाती है, जो आपके टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आना उनके लिए ईजी हो जाएगा। कहीं ना कहीं सारे के सारे टूरिस्ट ऐसे नहीं होते, वो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, वो बस में धक्के खाना चाहते हैं। उनको तो वैसे ही जो हिमाचल की बसेस होती है उनमें उनका ऐसे घूमते हुए ऐसे इधर उधर सारे नाच रहे होते हैं, है ना। तो वो क्या चाहते हैं, वो थोड़ा कंफर्टेबल है, अपना फ्लाइट से आए, इधर उधर एंजॉय किया और वापस चले गए। तो ये टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट करने का भी यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आता है हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट सिस्टम, जो है वो भुंतर में जो है यहाँ पे बनाया गया, इंस्टॉल किया गया। तो इसको पढ़े बिना सबसे पहले ये जो सिस्टम है ये 28 साल से पिछले यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा रिसर्च जो है यहाँ पे ज़्यादा किया गया। ये है द डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज एंड डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। बड़ा सा इसका नाम है। इसका मतलब ये है, कहीं आपने साइंस की किताब में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि एक ट्रेन है और दो ट्रेन है, वो आपस एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशंस, वेलोसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें। इसको अप्लाई किया जा रहा है बैड वेदर में। अब हिमाचल में क्या होता है, बहुत बार धुंध पड़ी होती है, बहुत बार जो है बारिश हो रही होती है, तो जो फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैंसिल होती हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि जब एक प्लेन जो है हवा में ही है, उसकी पोजीशन और उसकी जो उसने लैंड करना है, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं पर प्रिडिक्ट करके आगे डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये जो फ्लाइट्स जो डिले होती हैं और कैंसिल हो जाती हैं, वो इसको मिनिमाइज करेगा। क्योंकि हिमालयज़ में जो आपका वेदर है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगाते हैं, जिनमें से एक अभी आपका भुंतर में लगा। तो बहुत टाइम से, एज आई टोल्ड यू, ये यहाँ पे 28 साल पहले 95 में इसके लिए पैसा वगैरह, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होनी शुरू हो गई थी। फिर वक्त के साथ में धीरे धीरे इसको इंस्टॉल किया गया, पायलट्स प्रोजेक्ट चले, एंड फाइनली अभी यहाँ पे चला दिया गया। ठीक है, अभी इसमें कितना आगे इसका जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो कितना सही रहेगा, कैसे होगा, उसके ऊपर सवाल जो है यहाँ पर उठाया जा सकता है कि कैसे होगा। तो वो आगे हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा इसका हुआ। नेक्स्ट आते हैं जी हम लोग राष्ट्रपति निवास। तो शिमला के मशोबरा में एक राष्ट्रपति निवास है, जो कि लाइक इंडिया में हैं एक दो, जिसमें से एक हैदराबाद में भी है। अभी रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको ओपन किया फॉर पब्लिक। सेम वे आफ्टर 173 ईयर्स मशोबरा का ये राष्ट्रपति भवन भी यहाँ पे पब्लिक के लिए ओपन किया गया। क्या है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती ऐसी जगह की, जो हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं, वही 50-100 रुपये, 60 रुपये, इतना सा यहाँ पे फेयर रखा जाएगा देखने के लिए लोगों के लिए। बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रिप से आएंगे, उनको बताया जाएगा कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा रिच है। तो उस मोटिव से इसको यहाँ पे ओपन किया गया। इसकी अगर हिस्ट्री हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। सबसे पहले ये बना था 1850 में, और विद टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे रहे हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले आपके जो लॉर्ड विलियम हैं वो यहाँ पे रहे, फिर मैनफील्ड हैं वो रहे, एडवर्ड बक जो है उन्होंने एक किताब भी लिखी है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें उन्होंने बताया कि ये किसी मिस्टर सी ने यहाँ पे बनाया था। तो एग्जैक्टली पता नहीं है किसने बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग विद टाइम जो है यहाँ पे रहे। फिर 1986 में कोटी, जो वहाँ पे छोटी सी एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ के राजा ने इसको अपने पास में ले लिया। इसमें लॉर्ड एल्गिन जो हैं वो भी काफ़ी टाइम के लिए रहे हैं। तो ये है हमारा राष्ट्रपति भवन ऑफ मशोबरा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, चाइनीज काइट स्ट्रिंग एंडेंजरिंग बर्ड्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये न्यूज़ क्या कहती है कि जो पतंग उड़ाई जाती है ना, उसमें जो ये थ्रेड है जो चाइनीज़ यूज़ होता है, इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये बर्ड्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हार्म करता है। बर्ड छोड़ो, ये इंसानों को भी बहुत अच्छे से हार्म करता है। ये गला काटने की कैपेबिलिटी रखता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो दूसरा वाला होता है वो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, थोड़ा छटपटाएंगे तो टूट जाएगा, ये टूटता नहीं है। पहली बात ये होता है प्लास्टिक का, और दूसरी बात इसके ऊपर होती है ग्लास कोटिंग। सो कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे बाइकर्स वगैरह होते हैं, उनको अगर लग जाए तो उनको कट लग जाते हैं। ग्लव्स जो हैं, मोटे मोटे ग्लव्स को ऐसे काट के अंदर तक चला जाता है, हाथ कट जाते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, इसको पहले भी काफ़ी जगह बैन किया गया है, अभी जो है फाइनली कांगड़ा में भी कर दिया गया। यहाँ पे एक एनजीओ का नाम है जिसका नाम है क्रांति। उस क्रांति एनजीओ ने इस आउल की बात की, जिसका नाम है ब्राउन हॉक आउल। तो ये जो ब्राउन हॉक आउल है,
ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मरे, एंडेंजर्ड बर्ड है और इसकी वजह से मर रहा है, तो इसको हमने बैन कर दिया। क्यूट आउल है और गुस्से में भी लग रहा है, तो आई गेस इसी वजह से होगा। बट कांगड़ा में हम लोग जानते हैं कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पोंग डैम है हमारे पास में, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, फ्लोरा फौना बहुत रिच है। तो इस तरीके की चीज़ों को बैन करना इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी डल लेक की। अभी डल लेक फर्स्ट ऑफ ऑल कांगड़ा में है। दूसरी बात, अमृत स्कीम के अंडर यहाँ पे इसको अभी रिवाइव किया जा रहा है। तो बैक स्टोरी क्या है इसकी? बैक स्टोरी ये है कि ये हर साल जब भी बारिश होती थी या आसपास से पानी आता था तो इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट जो है या मिट्टी जम जाती थी। तो फिर थोड़े टाइम पहले सोचा गया कि इसको क्या करते हैं, इसको खाली करते हैं। तो 2011 में वो मिट्टी जो है वो बाहर निकाली गई और इसको खाली किया कि वापस पानी से भरेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पानी से नहीं भरी, ये धीरे धीरे ड्राई होती गई। तो अभी जो भी आपके जियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी जो है ये वापस से रिवाइव क्यों नहीं कर रही, ये अपना पानी क्यों खो रही है। तो अमृत स्कीम के अंडर अभी कोशिश जो है की जाएगी कि इसको वापस से रिवाइव किया जाए, ठीक है। तो 2 ही डल लेक पता है हमें, एक तो कश्मीर की बहुत ज़्यादा फेमस है और एक हमारे धर्मशाला में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, फॉरेस्ट कवर। कुल्लू का जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे थ्रेटन हो रहा है। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे, ये है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो सीवेज मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखा गया कि जो भी आसपास में गार्बेज कलेक्शन है वो सारा फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है। जो भी इकट्ठा हुआ आसपास के एरिया में वो फॉरेस्ट में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अभी फॉरेस्ट को तो हार्म होगा ही, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ होती है वो यूजुअली प्लास्टिक होता है, ऐसी चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो वो कुल्लू के फॉरेस्ट कवर को यहाँ पर थ्रेटन कर रही है। तो इतना सही न्यूज़ है, इसको आपने ऐड करना है अपने एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। नेक्स्ट आगे हमारा रिलेटेड दी बजट। तो हमने अपना बजट देखा, ग्रीन बजट उसको हमने कहा, और उसमें हमारे नए सीएम जो हैं उन्होंने बात की कि किस तरीके से अभी क्या करेंगे हम, जो हमारा स्टेट है उसको ग्रीन स्टेट यहाँ पर बनाएंगे। बाय 2026 ग्रीन स्टेट बनेगा जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, और इसमें स्टेप जो है वो लिया गया कि HRTC की जितनी भी डीजल बसेज हैं उनको सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसी के लिए बहुत सारे पैक्ट साइन हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, और EV जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बसेस चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, प्रॉपर एक इकोसिस्टम होगा, उनको चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे टाइम टू टाइम। बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थानों पर ये लगेंगे, क्योंकि बस अगर बंद होगी फिर तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, डीजल ऐसा होना डीजल भर के लेके जाएंगे। तो इस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, एक मार्केट क्रिएट की जाएगी जो यहाँ पर, जिसके लिए डिफरेंट पैक्ट्स और MOU साइन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, वाटर सेस रेवेन्यू ऑन BBMB प्रोजेक्ट। तो ठीक है, आसान भाषा में समझाती हूँ। स्टार्टिंग से हुआ ये कि सबसे पहले हमारा आ गया बजट में लिखा गया कि जितने भी हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक वाटर सेस लगाया जाएगा, एक टैक्स लगाया जाएगा, जो कि जिससे हमारा जो स्टेट है उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। जो CM है उन्होंने बोला कि हम हैं बहुत सारे कर्जे में, तो ये जो वाटर सेस है ये 4000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और पहले से उत्तराखंड भी लगाता है इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे आगे कोई जो चर्चा है वो नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, और जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे हाइड्रो पावर ये जो पोटेंशियल है ये अपने लिए बनाते हैं, उसी में यहाँ पे रहते हैं। हिमाचल जो है वो है हाइड्रो पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो और जगह भी जाती है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। तो अब यहाँ पे पंजाब की गवर्नमेंट का आगे से जो है आंसर वो ये आया कि ये जो आपने 4000 करोड़ निकालना है, ये आपकी तो अपनी बिजली सस्ती है, तो ये कहाँ से आएगा, ये जो नेबरिंग स्टेट्स हैं यहाँ पे बिजली महंगी होगी, तो कंज्यूमर के ऊपर यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, जिसमें से करीब मतलब 1200-1300 करोड़ यहाँ से जाएगा, आपके पंजाब से जाएगा। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने थोड़ा सवाल यहाँ पर उठाया। अभी जो है हम ये जो न्यूज़ है ये कह रही है कि जो भी ये वाटर सेस का रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो भी इन सब के बीच में बटेगा। सिंस BBMB जो है वो एक जॉइंट वेंचर है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में, तो इनके बीच में ये वाटर सेस यहाँ पर बटेगा। और ये जो है यहाँ पर किसी भी
जो आपका स्टेट रिवर्स डिस्प्यूट एक्ट है उसको यहाँ पर कंसर्न नहीं करता, वॉयलेट नहीं करता। अब देखो जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट उसको देखता है, लेकिन हाइड्रो पावर नहीं, यूज ऑफ वाटर नहीं है, ये तो यूज ऑफ वाटर है, हम लोग हाइड्रो पावर जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, तो वो स्टेट है कि नहीं है, वो इसके ऊपर जो है वॉयलेशन कोई भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे अभी कि हिमाचल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट कुछ कह रही है, अगर ये कोर्ट में जाएंगे क्या आगे बातें होंगी उसके ऊपर जो है आगे विवाद देखेंगे। पर अभी तक के लिए सिर्फ ये इतना ही यहाँ पर है कि इन्होंने बोला, हिमाचल गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ भी वॉयलेट नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट जो पंजाब की गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे महंगी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग आगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए नया सैनिटेशन जो है, बेसिकली साफ पानी पीना है तो उसके लिए यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। छोटा सा है, थोड़ा सा लिख लेना है। नेक्स्ट आ गया कि गग्गल एयरपोर्ट को एक्सटेंड करना है 2 फेजेस में, तो इसको हम लोग बहुत टाइम से भी देख रहे हैं, बजट में भी इसका मेंशन किया गया कि यहाँ पर जो गग्गल का एयरपोर्ट है इसको हमें और बड़ा करना है। जबकि इसके लिए एक सर्वे भी लिया गया था आसपास के जो विलेजेस हैं उनसे पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि ये बड़ा हो कि नहीं हो, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अब क्या होगा, लैंड एक्विजिशन शुरू होगा। लैंड एक्विजिशन में उनका जो लैंड है वो लिया जाएगा, तो वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगेन एक्सपेंशन तो होगा ही, तो इसको जो है एक्सपैंड यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो अक्सर मैं बात करती हूँ कि हिमाचल में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी एरिया में, फार्मास्यूटिकल्स है, टूरिज्म है, या कोई भी और ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वो अप्लाई करना चाहता है या कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो इन्वेस्टर सिंगल विंडो पे आगे वाटर पोल्यूशन, जो भी सारा रेड टिपिज्म है, जितने भी फॉर्म भरने हैं 6 नंबर 7 नंबर, वो सारे के सारे यहाँ पे कर सकता है, और फिर इसका स्टेटस भी चेक कर सकता है। तो ये और लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है कि इजीली जो है बिजनेस यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन अभी इस न्यूज़ में क्या बात की गई है कि ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है इसमें भी बहुत ज़्यादा लैग है, बहुत सारी कमियां हैं, कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक अप्रूव करना है, कोई भी अगर लाइसेंस आया है या कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो उसमें टाइम विंडो नहीं है। तो बोल रहे हैं इसको रिप्लेस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट ब्यूरो से। एक नया यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, एक नई जो बॉडी है, बॉडी तो नहीं कहेंगे, एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जिसको कहेंगे, और जो आपके लैक्यूनेज हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में उनको इसमें ओवरकम कर दिया जाएगा, जिससे कि हेल्प मिलेगा आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टर मिलने में और इन्वेस्ट होने में, ताकि वो जल्दी यहाँ पर इंडस्ट्री शुरू कर सके। ठीक है, सो यही था, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।